हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंडरस्टैंडिंग एंसिबल विद इट्स फीचर एंड आर्किटेक्चर। Ansible is an open source platform used for automation and for various operations such as configuration management, application deployment, task automation, and IT orchestration. Ansible is easy to set up and it is efficient, reliable and powerful. Ansible एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, और इससे क्या करते हैं, वेरियस एक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी नोड्स पे, अपने क्लाइंट पे, और उन उन एक्शंस को हम कंट्रोल नोड के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारा आप कह सकते हैं एक सर्वर है। ठीक है, जो डेली आईटी के टास्क होते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, कोई भी एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट हो गया, कोई भी टास्क बैकअप लेना हो गया, या यूज़र बनाना हो गया, ऑल ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हम एंसिबल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं अपने सारे क्लाइंट पे या सारे अपने होस्ट पे। और ये बहुत इजी है सेटअप करने में इसको, और बहुत पावरफुल टूल है, रिलायबल है, एफिशिएंट है। इजी क्यों है, कैसे है, आगे आगे हम बात करते हैं। Ansible is easy to deploy because it does not require any agent or custom security infrastructure. Ansible playbook is used to describe automation jobs, and that playbook is used very simple language which is YAML. जैसे कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि Ansible बहुत इजी है डिप्लॉय करने के लिए, और इसको कोई भी एजेंट नहीं चाहिए, या ये कह लो कि कोई भी क्लाइंट नहीं चाहिए, क्लाइंट एजेंट जो कि आप इंस्टॉल करोगे अपने क्लाइंट साइड पे ही, और आप कह सकते हो कि होस्ट पे। किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए जो कि आपको क्लाइंट पे इंस्टॉल करना हो। सिर्फ आपको अपने सर्वर पे यानी कि कंट्रोल नोड पे आपको एक एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना है, और उससे आप सारे अपने क्लाइंट या होस्ट कह लो वो सब आप मैनेज कर सकते हो। कैसे करते हैं ये अब आगे देखते हैं। और एंसिबल क्या है, एंसिबल यूज करता है प्लेबुक। एंसिबल में हम प्लेबुक लिखते हैं, और वो प्लेबुक हमारी ऑटोमेशन जॉब्स को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, यूज़र बनाना या बैकअप लेना, तो उन सारे कामों को कैसे कैसे आप ऑटोमेशन में ला सकते हैं, कैसे वो काम करेंगे, उस सारे टास्क को हम प्लेबुक में लिखते हैं। और प्लेबुक में जो हम लिखते हैं वो लैंग्वेज वो जो लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं YAML। अब YAML क्या है? YAML stand for YAML Ant Markup Language. It is basically a human readable structured data format and is commonly used for configuration files, but it can be also used for many applications where data is also stored. This means it is very easy to human understand, read and write. मतलब ये कहना चाह रहा है कि YAML लैंग्वेज YAML लैंग्वेज क्या है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जिसे जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिसे आप कह सकते हो कि आसानी से कोई भी उसको समझ सकता है। और इसको वो भी कर सकता है जो आईटी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, वो भी YAML लैंग्वेज को समझ सकता है। बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं चाहिए हमें YAML लैंग्वेज को समझने के लिए, या बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग स्किल नहीं चाहिए जो कि YAML को समझे। तो ये इसका एक ये एडवांटेज भी है कि एंसिबल में हम YAML यूज करते हैं, और YAML बहुत एक इजी लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज से हम प्लेबुक बनाते हैं। इस प्लेबुक को हम उस प्लेबुक से हम अपने टास्क को डिप्लॉय करते हैं अपने क्लाइंट पे या होस्ट पे। आगे चलते हैं। अब ये आता है एडवांटेज ऑफ YAML। Advantage of YAML file is that even the IT infrastructure support guys can read and understand the playbook and debug if needed. So it's basically really simple language and makes it really easy for the human to read, write and understand.
ये इसका एक एडवांटेज है YAML का कि इसे मतलब एक मैं बात करूँ एक सिस्टम एडमिन की। सिस्टम एडमिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टास्क परफॉर्म करता है। वो एक आप कह लो वो प्रोग्रामर नहीं होता, पर वो इस लैंग्वेज के थ्रू आपकी प्लेबुक्स लिख सकता है और अपने सारे काम ऑटोमेट कर सकता है, जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और उसके वो उसको इजीली रीड कर सकता है, समझ सकता है, और कह लो कि आपकी प्लेबुक्स लिख के सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है, सारी अपने आपके टास्क ऑटोमेट कर सकता है। Ansible is designed for the multi-development. Ansible does not manage one system at the time. It models the IT infrastructure by describing all of his systems which are interrelated. Ansible is completely agentless, which means that Ansible works by connecting your nodes to SSH by default. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंसिबल जो क्या एंसिबल डिजाइन किया गया है मल्टी डेवलपमेंट के लिए। एंसिबल से हम सिर्फ एक सिस्टम को मैनेज नहीं करते हैं। एंसिबल से हम अगर हमारे पास 100 सिस्टम है तो 100 के 100 सिस्टम को मैनेज करते हैं एट अ टाइम। मतलब आप एक ही टाइम में 100 सिस्टम को इकट्ठा मैनेज कर सकते हो। आपको कोई भी यूजर बनाना है, आप यूजर बनाओगे तो वो 100 सिस्टम पे इकट्ठा एक राम नाम का या XYZ कोई भी यूजर बन जाएगा आपके सिंगल कमांड से, आप ये कह लो। और एंसिबल क्या एक एजेंटलेस है। एंसिबल के लिए हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए क्लाइंट साइड पे। बाय डिफॉल्ट SSH होता है और ये SSH पे काम करता है। तो सिर्फ क्लाइंट साइड पे SSH इनेबल होना चाहिए और ये आपका टास्क परफॉर्म, आप इससे अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो, अपनी मशीन्स को ऑटोमेट कर सकते हो। आफ्टर कनेक्टिंग योर नोड्स, इट्स pushes some small program called as Ansible module, and Ansible run that module on your nodes and remove them when they are finished. क्या करते हैं कि आपको जो भी आपके सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं आपके कंट्रोल नोड से, तो ये क्या करता है, जो आपका कंट्रोल नोड होता है वो कोई भी टास्क, कोई भी आपकी जॉब पुश करता है अपने सारे क्लाइंट्स पे या आपके होस्ट पे। तो वो जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। आप ये कह सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं एंसिबल मॉड्यूल। और वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने आप वहां से हट जाता है, रिमूव हो जाता है, फिनिश हो जाता है टास्क आपका। Ansible also manage your inventory in simple text file. Those are basically host file that you can be see below. अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये होस्ट फाइल है। ये होस्ट फाइल सपोज हमने लिखी है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ होस्ट फाइल होता क्या है। होस्ट फाइल कुछ नहीं है, एक आपकी फाइल है जिसमें आपकी सारे होस्ट की इंफॉर्मेशन है। मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ कंट्रोल नोड और होस्ट, या कंट्रोल नोड या मैनेज्ड होस्ट। वो मैनेज्ड होस्ट वो होस्ट जो कि मैनेज हो रहे हैं कहाँ से, कंट्रोल नोड से। तो ये मैंने फाइल आपकी रखी है होस्ट फाइल। ये कहाँ रखी है, इसका डिफॉल्ट पाथ होता है ETC के अंदर एंसिबल और होस्ट, होस्ट के नाम से होता है। आप जाएंगे अपने, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है एंसिबल, तो आप vim etc एंसिबल होस्ट टाइप एंटर मारेंगे तो आपको होस्ट फाइल दिख जाएगी। और इसको आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आपको सिर्फ मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, वेब सर्वर के नाम से। वेब सर्वर्स जिसमें मैंने सर्वर 1 और सर्वर 2 डाले हैं, एक DB सर्वर्स जिसमें मैंने सर्वर 3 और सर्वर 4 डाले हैं। यानी आपके वेब सर्वर में 2 सर्वर हैं और DB के भी 2 सर्वर हैं आपके पास, सर्वर 3 और सर्वर 4। ऐसे मैंने ग्रुप बनाया, एक वेब सर्वर का, एक बनाया DB सर्वर का। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकता हूँ, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, लेकिन वो सारे इंडिविजुअल होस्ट कहलाएंगे। मैंने इनको ग्रुपिंग कर दी है, 2 ग्रुप में बांट दिया, एक वेब सर्वर एक DB सर्वर, जिसमें मैंने दोनों सर्वर दोनों को असाइन कर दिए हैं। अब ये एंट्री मैंने जाके कर दी अपनी होस्ट फाइल के अंदर। तो अब जो भी मैं टास्क करूंगा, टास्क परफॉर्म करूंगा,
या जो भी मैं जॉब परफॉर्म करूंगा अपने कंट्रोल नोड से अपने इन होस्ट के लिए, मैं वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि वेब सर्वर पे जाओ और HTTPD इंस्टॉल कर दो, अपाचे इंस्टॉल कर दो, तो अपाचे इंस्टॉल कर देगा। मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे वेब सर्वर, तो वेब सर्वर पे जाके मेरे इन दोनों सर्वर पे, सर्वर 1 और सर्वर 2 पे अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। और ऐसे ही मुझे परफॉर्म करना है कि मेरे को मारिया डीबी इंस्टॉल करना है डीबी सर्वर पे, जो भी मेरे डीबी सर्वर है, या माई को इंस्टॉल करना है, तो ये वहाँ जाएगा और जाके आपके सर्वर 3 और सर्वर 4 पे इंस्टॉल कर देगा। या मेरे को कहूँगा मेरे को सर्विस रीस्टार्ट करनी है, HTTPD की सर्विस रीस्टार्ट करनी है, या एसक्यूएल की माई एसक्यूएल की सर्विस रीस्टार्ट करनी है, तो मैं मेंशन कर दूंगा मेरे को डीबी सर्वर पे आ जाओ और माई एसक्यूएल की सर्विस रीस्टार्ट कर दो, वो सर्विस रीस्टार्ट कर देगा। मुझे एक एक सर्वर पे जाके करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 सर्वर लिए हैं, 1 2 3 4। अगर मेरे पास 100 सर्वर है तो मैं 100 सर्वर पे जाके नहीं सर्विस 1 बाय 1 रीस्टार्ट कर सकता, तो मैं सीधा डीबी सर्वर लिखूंगा, वो जाके मेरी माई एसक्यूएल की सर्वर, अगर मेरे 100 डेटाबेस के सर्वर हैं तो 100 के 100 पे रीस्टार्ट हो जाएगी एट अ टाइम। आगे चलते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर है एंसिबल का। अब क्या होता है, एंसिबल मैनेज नोड, आप देख सकते हैं एंसिबल मैनेज नोड। इस मैनेज नोड से मैंने इंफॉर्मेशन ली अपने होस्ट की, कहाँ से ली, इन्वेंट्री फाइल से ली। इन्वेंट्री फाइल में मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी बना दिया, ग्रुप ए में एक होस्ट डाल दिया, ग्रुप बी में 2 डाल दिए, और एक ये ग्रुप एन डाल, एक होस्ट एन डाल दिया। इसने इंफॉर्मेशन इसकी हमने यहाँ रखी है कंट्रोल नोड पे, यानी मैनेज नोड पे, मैनेजमेंट नोड है ये एंसिबल मैनेजमेंट नोड। इसमें हमने इंफॉर्मेशन रखी है अपनी इन्वेंट्री फाइल के अंदर ये। और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी प्लेबुक लिखनी है। आपने एक प्लेबुक लिखी यहाँ से, जिसमें मैंने सेट किया कि वेब सर्वर पे जाके, जैसे मैंने आपको पुरानी स्लाइड पे दिखाया था कि वेब सर्वर पे जाके, यानी सर्वर 1 सर्वर 2 पे जाके मेरे को अपाचे इंस्टॉल करना है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये प्लेबुक चलेगी यहाँ से, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा। सपोज यहाँ वेब सर्वर है एक ग्रुप ए की जगह, और यहाँ पे एक होस्ट है, तो जाके ग्रुप ए में, यानी होस्ट 1 पे, ए पे जाके ये ग्रुप ए में देखेगा ग्रुप ए में एक होस्ट है, तो यहाँ जाके ये आपका अपाचे इंस्टॉल कर देगा। ये इन सब पे नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ ग्रुपिंग कर रखी है। किसके थ्रू करेगा, कौन सी सर्विस यूज कर रहा है बैकएंड में, SSH यूज कर रहा है, SSH के थ्रू जाके कर देगा। अब सपोज ग्रुप बी, अब मैं इसको बोलता हूँ कि ग्रुप बी में जाके माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर दे, तो ग्रुप बी में जाके माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। वो जाके होगा ग्रुप बी मेंशन होने की वजह से इस होस्ट 2 पे और होस्ट एन पे जाके आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये काम करता है पुश सिस्टम पे, यानी आपका सपोज आप जैसे डायग्राम में सामने देख रहे हैं, ये पुश सिस्टम में, पुश सिस्टम कैसे काम करता है इसको थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जैसे कि गिट, और दूसरा होता है आपका SVN, कोई भी हो सकता है आपकी कंपनी में, जो भी सर्वर जो भी आप यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए, वहां से पोल फॉर चेंजेस। आप इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, हम इसको देखिए। पोल फॉर चेंजेस 1, सेंड स्पेसिफिकेशन 2, ऑर्केस्ट्रेट 3। सारा खेल इसी का ही है पुश सिस्टम में। आपको सपोज यहाँ पे गिट सर्वर है या SVN है, जो भी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, यहाँ से चेक करेगा, क्या चेक करेगा, सर्वर। सर्वर क्या है, कंट्रोल नोड, यानी आपका वो सर्वर जहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल है, ये जाएगा यहाँ से वर्जन कंट्रोल सिस्टम से चेक करेगा, और अगर कोई स्पेसिफिकेशन ये सेंड करता है तो उसको ये SSH के थ्रू वेब सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर पे या डेटा सर्वर पे जाके डिप्लॉय कर देगा उसको। सपोज मेरी कोई सर्विस है, जाके मैंने बोला था अपाचे इंस्टॉल कर दो, तो वो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, जाके यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल कर देगा। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। इसको भी मैं आपको जब गेट और SVN पे टॉपिक्स पे आऊँगा तब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। ये चेक करता है जो भी आपके डेवलपर, जो भी आपके प्रोग्रामर होते हैं, वो आपकी सपोज एक फाइल में मैंने एडिट करा, कुछ भी एडिट करा, कोई भी चेंजेस आए, ये अपने आप चेक करेगा यहाँ से, अच्छा ये चेंज आया है, इस चेंज आया है, और ये चेंज किसके लिए, इस वेब सर्वर के लिए, तो जाके वेब सर्वर पे अपने आप वो चेंज कर देगा। सो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है, ये पुश सिस्टम पे काम करता है, ये पुल सिस्टम पे काम नहीं करता। एंसिबल का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये पुश सिस्टम बहुत ईजी है, जाके सीधा पुश करता है क्लाइंट पे, किसी सॉफ्टवेयर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है,
उसमें फुल सिस्टम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये इफ़िशिएंट है, टाइम बहुत कम लेता है, बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट है और अच्छे से आपका डिप्लॉय करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आपका प्यार मिलता रहे और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।